प्रकृति अपने आप में एक अनकही कहानी है जिसकी हर आवाज़, हर हलचल में एक कहानी होती है। ज़रूरत होती है उसे समझने की, और इन्हीं कहानियों को अपने कैमरे के माध्यम से कैप्चर कर हम सभी तक साझा करते हैं हमारे आज के खास मेहमान। आइए मिलकर स्वागत करते हैं निशांत राणा जी का। आप वाइल्ड लाइफ एंड नेचर फोटोग्राफर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए, दूरदर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। निशांत जी, जब आप प्रकृति के करीब जाते हैं तो क्या आप बर्ड्स में आपकी महारत हासिल है, तो जब आप करीब जाके कैप्चर करते हैं तो क्या आप पहले कैप्चर करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं? इस सवाल का जवाब दो अलग अलग हिस्सों में देना चाहूँगा। मुझे करीब 10 साल हो गए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहले 4-5 साल थे उनमें मैं पहले कैप्चर करता था और उसके बाद कुछ और सोचता था। अच्छा। पिछले 5 साल में प्रवृत्ति थोड़ी सी बदली है और अब मैं पहले पक्षी को देखता हूँ। पहले मैं अपना जो मेरा जो मन है, मेरी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करता हूँ, उनको देख के, और उसके बाद अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उनको कैमरे में शूट करता हूँ। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और जैसे आपने हमारे साथ साझा किया था कि जो शुरुआत हुई इस जर्नी की वो एक बहुत खूबसूरत मोड़ से हुई। एक नन्ही सी परी आपके जीवन में आई जिसने आपको प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए। उस कहानी के बारे में बताइए। मेरा फोटोग्राफी से रिलेशन काफ़ी पुराना है। घर में एक कोडैक KB10 करके रील का कैमरा आता था, पॉइंट एंड शूट, उससे शुरू हुआ था। लेकिन फोटोग्राफी जिस लेवल पे मैं अभी कर रहा हूँ उसकी शुरुआत हुई मेरी बेटी के जन्म के बाद। 2011 में मेरी बेटी पैदा हुई और जब मुझे लगा कि मैं अब इसकी अच्छी तस्वीरें नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल में भी कैमरे इतने अच्छे नहीं आते थे, तो मैंने पहला अच्छा कैमरा ख़रीदा और वहाँ से शुरुआत हुई मेरी आज की जो फोटोग्राफी जर्नी है मेरी अभी तक की, वहाँ की। और बट व्हाई वाइल्ड लाइफ? आई मीन, आप फेसेस शूट कर रहे थे, अपनी बिटिया को शूट कर रहे थे, बट वाइल्ड लाइफ में आपका इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ? मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा इसमें। मेरा जो परिवेश है, जो मेरा बैकग्राउंड है, हम रोहतक के पास में हरियाणा में एक गांव से आते हैं, तो किसानी हमारी रही है शुरू से और खेतों में आना जाना काफ़ी रहा है और बहुत जंगली जानवर वहाँ पे खेतों में देखे हैं हमने। वो चीज़ शुरू से ही थी कि दिमाग में कहीं इम्प्रिंटेड थी कि नाता है उनके साथ। बेटी के फ़ोटो लेते लेते, फिर लैंडस्केप लेते लेते, जब लैंडस्केप लेने के लिए वाइल्ड में जाना शुरू किया और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ से जो है रूबरू हुआ मैं, खासकर पक्षियों से, उसके बाद उनके फ़ोटो लेते लेते मुझे भी नहीं पता लगा कि कब मैं सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ही रह गया। तो अब यही एक जर्नी है, यही एक रीज़न है कि अब नहीं पता लग रहा कि डिफरेंशिएशन लाइन कहाँ पे है। ओके। लेकिन आपने पर्टिकुलरली बर्ड्स के नेचर को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, तो ये सिर्फ चिड़ियों को ही क्यों चुना? देखिए, टाइगर्स पे तो बहुत काम हुआ है जी, तो वो जानकारी ऑलरेडी इंटरनेट पे आजकल वैसे ही ओवरलोडेड है इंफॉर्मेशन से, तो वो मिल जाती है। बर्ड्स के ऊपर थोड़ा कम काम होता है, और दूसरा जो हमारा अर्बन जो सेटअप है उसमें हम लोग गिन के शायद 4 या 5 ही बर्ड्स के नाम जानते हैं। बिल्कुल ठीक। कौवा, कबूतर, तोता, मैना। अब इंसान को ये नहीं पता है कि जिस शहर में आप रह रहे हो उस शहर के अंदर इनके अलावा भी कम से कम 70-80 अलग अलग तरह के पक्षी हैं। बिल्कुल। तो जब वो चीज़ एक्सप्लोर करने निकले तो जो चीज़ नज़र में आई मेरे, जो मेरे को समझ में आया, वो ये था कि आप हर समय पे हर पक्षी आपको नज़र नहीं आता, हर पक्षी का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी चल रही थी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को इम्प्रूव करना था, तो उसके साथ में ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई। बिल्कुल। तो वो उनका बिहेवियर देखते हुए, उनका जो है डेली का जो उनका तरीका है, सुबह शुरू करने का, शाम ख़त्म करने का, वो सब देखने का जो एक आदत बनी, उसकी वजह से उनके बिहेवियर में थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा हो गया। लेकिन निशांत जी, जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादातर लोगों को सिर्फ कुछ ही चिड़ियों के नाम पता हैं। आपने अपने करियर में बहुत सारी चिड़ियाओं के नाम देखे हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ आपने उनको समझा है आसानी से, तो ऐसी कौन सी खास बर्ड्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए? आप उसके बारे में बताएं। मैं अगर दिल्ली के ही बारे में बात करूं तो दिल्ली में बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो गर्मियों में सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग के लिए आते हैं, जिनमें से एक इंडियन पिता है।
तो वो बहुत रेगुलरली दिल्ली में आपको, अगर आप थोड़े से आउटसाइड में जाएंगे जहाँ थोड़े से अरावली के जंगल हैं, वहाँ पे मिल जाता है। एक बर्ड है IPFC, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, अभी उसका नाम बदल के एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर कर दिया है। अच्छा। वो यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए आता है। हमारे दिल्ली में उल्लू हैं, 3-4 तरह के अलग अलग हमारे यहाँ पे उल्लू मिलते हैं, जिनके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। Right. तो अगर मैं सिर्फ शहर की सीमा के आसपास या उसके अंदर की बात करूं तो हमारे पास लगभग 80 से ऊपर प्रजातियां हैं जो हमें शहर के अंदर दिख जाती हैं। और अगर आप थोड़ा सा शहर से बाहर जाएंगे तो दिल्ली NCR के अंदर लगभग 300 प्लस पक्षियों की प्रजातियां हैं जो आप पूरे साल में देख सकते हैं। आपकी अगर फ्रेम्स की बात की जाए या क्लिक्स की बात की जाए तो उसमें आप एक कला तो दिखाते ही हैं, बट साथ में कोई एक मैसेज भी उसमें हिडन रखना चाहते हैं। जैसे एक का जिक्र आपने किया था कि 2 सरस हैं और उसमें 2 लड़के भी दिखाई दे रहे हैं साथ, तो एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात भी हम उसमें देख सकते हैं। वो जो तस्वीर है वो तस्वीर मैंने ली थी ग्रेटर नोएडा के बाहर एक जगह है धनौरी जी। तो धनौरी वेटलैंड में ये तस्वीर ली गई है। और धनौरी वेटलैंड आप ये कह सकते हैं कि सारस क्रेन का पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है सारस क्रेन की वो इस जगह पे है। इन बच्चों को इस फ्रेम में रखने का जो मेरा कारण था वो ये था कि आमतौर पे जब लोग ऐसे पक्षियों को अपने खेतों में खलिहानों में देखते हैं तो उनको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों ने जो कोशिश करी, जब हम इसकी फ़ोटो ले रहे थे, इन्होंने कोशिश करी कि हम उस कपल को और उनके साथ जो एक छोटा सा बच्चा है उनके बीच में हम उनको डिस्टर्ब ना करें। तो जिस उम्र के ये दोनों बच्चे हैं, शायद 11, 12, 13 साल के होंगे, इनका जो एफर्ट था इन पक्षियों को बचाने के लिए, इनकी जो प्राइवेसी है उसको हम ना खराब करें उसके लिए, तो वो ये फ्रेम दिखाता है। और अगर आप उन बच्चों के चेहरे देखेंगे तो बहुत खुश हैं वो उनकी खुशी अलग है, जबकि वो रोज देखते हैं इन पक्षियों को। तो वो एक एफर्ट है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम किया जा सकता है उसके लिए। अब आपकी, जैसे हमने ये भी चित्र देखे, इसके साथ साथ बहुत से आपके चित्र ऐसे हैं जिसमें आप वाइल्ड में हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ एनिमल्स जो डेंजरस होते हैं उनकी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप बाय चांस भी आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी। और अगर शुरुआती दौर में आप इतने शायद अवगत भी नहीं होते कि सेफ्टी पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करें, तो इसके बारे में आप क्या यंग फोटोग्राफर्स को बोलना चाहेंगे दैट हाउ टू कीप देयर सेफ्टी एज अ पैरामाउंट थिंग? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आप जंगल में जाते हैं तो आप जब तक किसी जानवर को या किसी पक्षी को देखते हैं उससे पहले वो आपको कई बार देख चुका है। तो आपसे कोई पक्षी जो है वो बैर नहीं रखता है, आपके साथ वो कुछ बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आप उसके डोमेन में हैं, आप उसकी जगह में हैं, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो सब करेगा। तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है उस हैबिटेट को पहचानना। वहाँ आप जहाँ चल रहे हैं, आपके मौसम के हिसाब से क्या डेंजर्स हो सकते हैं। सबसे कॉमन डेंजर थॉर्न्स। शूज़ आपके बहुत अच्छे होने ज़रूरी हैं। आपकी ट्राउज़र्स जो हैं वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए ताकि आपके अगर कांटे लग रहे हैं आपके पैरों के तो वो आपके पैरों पे असर न डालें। दूसरा है आपका कपड़ों का रंग। आप अगर नेचर कलर्स पहनेंगे, बेज, ब्राउन, ग्रीन, कैमोफ्लेज, वो पक्षियों को या दूसरे जो जानवर हैं उनको बहुत जल्दी जो है कॉशियस नहीं करेगा। तो वो एक दूसरा, जब आप चल रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ पैर रख रहे हैं। जी। आप पक्षी या जानवर देखने के लिए ऊपर तो देख रहे हैं, लेकिन आपको साथ साथ नीचे भी देखना है। पता लगे आपने पैर रखा पत्तों में और वहाँ पे एक सांप निकला है। जी। तो क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुई है। मैं ये कहता हूँ कि वो एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख थी। गुड़गांव में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है, तो वहाँ पे हम लोग, कोरोना का बिल्कुल शुरुआती दौर था तो लोग नहीं निकलते थे उस टाइम पे, तो वहाँ गया हुआ था। तो एक गार्ड भाई साहब थे, तो उन्होंने मुझे बोला, कैमरा देखा उन्होंने कि बड़ा सा कैमरा है। मेरे साथ में एक मेरे फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने देखा बड़े बड़े कैमरे लेके आए हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया सांप देखोगे? हाँ। दिखाइए। तो वो एक जगह लेके गए, वहाँ पे शहतूत के पेड़ के ऊपर एक करीबन 1.5 फीट का सांप बैठा हुआ था और उनकी जो चेयर है वो बिल्कुल उसके नीचे थी। तो अब मुझे भी नहीं पता था कि वो सांप कौन सा है, तो हमने जो है फ़ोटो खींचे उसके। अब लेंस क्योंकि आपका एक डिस्टेंस मेंटेन करवाता है,
9 फीट 9.5 फीट का, तो वो डिस्टेंस मेंटेन था। लेकिन हाँ, फ़ोटो लिए, काफ़ी क्लोज जाके उसको देखा भी हमने। स्पीशीज़ नहीं पता थी, मुझे लगा अजगर का बच्चा है, तो अजगर पॉइजनस नहीं होता है, उतनी ही जानकारी थी उस टाइम तक। बाहर आए उससे पार्क से करीबन 2 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है जिसमें बाहर आना पड़ता है। बाहर आके एक फ्रेंड को हमने वो फ़ोटो भेजा, तो वो वाइल्ड लाइफ में मतलब डॉक्टर हैं, फॉरेंसिक्स मेडिसिन पढ़ाते हैं, डॉक्टर उपेंद्र किशोर। उन्होंने जब हमें बताया कि ये 100 स्केल वाइपर है, तो हमें समझ में आया कि हम लोग कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे थे। स्क्रीन आल्सो, इज दिस द सेम फोटो दिस इज जिसकी द आप सेम बता रहे फोटो हैं? जिसकी मैं बात अच्छा। कर रहा हूँ। तो वहाँ से फिर जब ये चीज़ पता लगी तो हम लोग वापस पार्क के अंदर गए उस गार्ड के पास, और हमने उस गार्ड को जाके बताया कि देखिए आपने हमें बता दिया, हमने बेवकूफ़ी कर ली है, आप भी कर रहे हो, तो अब कुर्सी आप दूर कर लें, क्योंकि इसका बाइट आपको शायद मौका ना दे पार्क से बाहर जाने का। राइट। सो होता है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी सिक्योरिटी। तो बेसिकली सेफ्टी के साथ साथ हमें जंगल के बारे में पता भी होना चाहिए, वहाँ के बिहेवियर के बारे में भी। जी। कि आप बता रहे थे कि ये बारिश का मौसम था शायद ये जब हाँ आप गए अगस्त थे। का महीना था जी, तो उसमें सांप ज़्यादा बाहर आते हैं। देखिए जब मौसम ठंडा होता है, सांप क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो इनका बिहेवियर गर्मियों में और सर्दियों में बहुत बदलता है। ओके। सर्दियों में इनको जो एनर्जी मिलती है वो सन से मिलती है, तो उसके लिए ये बाहर आके बैठते हैं ताकि इनकी बॉडी जो है वो गर्म हो और उसके बाद ये आराम से अपना शिकार कर पाएँ। जी। गर्मियों में क्योंकि मौसम नॉर्मली गर्म होता है, तो दिन में ये अवॉइड करते हैं बाहर निकलना, क्योंकि बॉडी ओवरहीट हो जाती है। तो ये जो फोटो जिस दिन की है उस दिन बारिश हो रही थी और मौसम ठंडा था, जी तो ये बाहर बैठा ही इसलिए था कि इसको थोड़ा सा गर्म होना था। जी जी। और शायद हमारे ऊपर हमला ना करने का कारण भी यही था कि ये उस टाइम पे थोड़ा ठंडा फील कर रहा था, एनर्जी कम थी। और बर्ड्स के साथ साथ, स्नेक्स के साथ साथ आपने एक टाइग्रेस को भी जी। कैप्चर किया है, उसके बारे में भी बताएं। पार वाली को आपने कैप्चर किया था, तो ये उसके बारे में। ढिकाला की काफ़ी फेमस टाइग्रेस है, पार वाली। मैंने इसको अपने करियर में 4-5 बार देखा है, लेकिन 2022-23-24 के आसपास एक इंसिडेंट था जब इसके नए नए कब्स हुए थे। ओके। तो नॉर्मली जो टाइग्रेस है वो अपने कब्स को लेके बाहर घूमना मतलब बाहर जो निकलती है जब नज़र आने शुरू होते हैं, 1.5-2 महीने के हो जाते हैं कब्स। और मेरा जाना हुआ उस टाइम पे ही। ये जो हम देख भी पा रहे आप हैं। फोटो देख रहे हैं, इसमें ये टाइग्रेस इनको सूखी नदी पार करा रही है, इसके पीछे छुपे हुए हैं ये। ओके। तो 4 कब्स थे अभी इसके। और इसके बारे में एक छोटी सी ये है कि मेरे पास 4 सफारी थी, और ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये लास्ट सफारी के हैं। अच्छा। ओके। पहले दिन कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन टाइग्रेस दिखी सिर्फ 10 मिनट के लिए, तीसरे दिन हम पहुंचे थे जब तक मिस हो गया, 4th डे हमें 2 घंटे तक ये टाइग्रेस हमारे साथ रही। ये फोटो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि चारों बच्चे इसमें आपको नज़र आते हैं। जी। अब शायद 4 में से सिर्फ 2 ही सरवाइव कर पाए। अगर इसमें आप सबसे आगे वाले बच्चे को देखेंगे तो मदर की प्रोटेक्शन में जो कॉन्फिडेंस बच्चों को आता है वो आपको वो नज़र आएगा। वो हम जितने फोटोग्राफर्स वहाँ पे थे जिप्सियों में, थोड़ा एग्रेशन दिखने वो की हमें मिलता है। डराने की कोशिश कर रही है, वो ग्राउल कर रही थी बार बार, वो अपना दिखा रही थी कि मैं भी उतनी ही खतरनाक हूँ जितनी मेरी माँ है। तो दैट वाज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी टू सी इन द वाइल्ड। राइट, Okay. एंड दिस पिक्चर ऑफ कोर्स लुक्स वेरी Beautiful. ब्यूटीफुल। इसमें जो आप नेचुरल एक क्लिक करते हैं जाके ऐसे जगहों पे, उसमें पोस्ट वर्क कितना रहता है, या उसको जो जिस स्वरूप में हम लोग देखते हैं क्या वो रॉ होता है, या उस पर पोस्ट का कितना प्रभाव रहता है? मैम पोस्ट का प्रभाव रहता है बिल्कुल। कारण ये है कि जो हम लोग फोटो खींचते हैं वो हम लोग रॉ फॉर्मेट में खींचते हैं। जी जी जी। तो रॉ फॉर्मेट में डेटा बहुत होता है, और जो कैमरा जो देख सकता है और आपकी आंखें जो देख सकती हैं उसमें बहुत फ़र्क है। हम जो देखते हैं वो मतलब अगर साइंटिफिकली बात करें तो हमारी आंखें करीबन 550 प्लस मेगापिक्सल्स की हैं, राइट। और कैमरा से 45 मेगापिक्सल का है। तो वो जो डिफरेंस है उसको वापस ट्रू टू लाइफ लेके आने के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग करनी ही पड़ती है। पर विद कमिंग एज ऑफ एआई एंड हाई एंड इक्विपमेंट्स, उनसे प्रोजेक्ट्स पे क्या फर्क पड़ता है? उनसे मैम मेरा थोड़ा सा इसमें विचार ये है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड ऑफ एआई और बहुत ज़्यादा ओवरलोड ऑफ टेक ये जो है ये स्किल सेट को इम्प्रूव करने से रोक रहा है। क्योंकि अब कैमरा खरीदना बहुत आसान हो गया है, आपको इंस्टॉलमेंट्स पे मिल जाता है। लोग
फोटोग्राफी करना शुरू कर देते हैं, फ़ोटो खींचना शुरू करते हैं, लेकिन जब तक आप कैमरे को इन एंड आउट नहीं समझेंगे, आपके कैमरे की कैपेबिलिटीज़ आपको नहीं पता हैं, और आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसका बिहेवियर और उसका नेचर नहीं पता है, राइट, तब तक आप उसको ट्रू टू लाइफ प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी फोटोग्राफ्स में। बिल्कुल। तो पोस्ट प्रोसेसिंग इज़ वेरी गुड, बट होता है कई बार ओवर पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, जानबूझ के पीछे से ब्लर कर देते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच आई पर्सनली काइंड ऑफ फाइंड इट फनी। बट सर, फोटोग्राफ क्लिक करते समय जब भी आप वाइल्ड लाइफ में होते हैं तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो माइंड में होते ही हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ में नेचर इज द डायरेक्टर, जी। सो इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, एनी शॉट दैट यू टेक इज बाय चांस। जी। तो क्या डिफरेंस है वो टेक्निकल एस्पेक्ट में, टेक्निकल फोटोग्राफी में और इम्पैक्टफुल फोटोग्राफी में? आपको जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है आपका वाइल्ड लाइफ में। आपकी शटर स्पीड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल। मैं प्रेफर करता हूँ मूवमेंट के साथ फोटोग्राफ्स लेना, एक्शन फोटोग्राफ्स लेना, तो मेरी शटर स्पीड्स थोड़ी हाई रहती हैं। कुछ लोग होते हैं जो पोर्ट्रेट्स प्रेफर करते हैं, उनकी शटर स्पीड्स थोड़ी लो रहती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। जो वेरी करता है वो करता है आपका अपनी जगह को समझना, जहाँ पे आप हैं, आपके सब्जेक्ट के बारे में आपकी समझ, और उस पूरी समझ को आप एक फ्रेम में कैसे इकट्ठा कर पाते हैं, जी। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जब आप फील्ड पे हैं तो फील्ड पे होते हुए आप कितनी जल्दी कोई फ्रेम समझ सकते हैं, वो आपका टैलेंट है। वो चीज़ है जो आपको बाकी सभी फोटोग्राफर से अलग कर देगी। ओके सर, आपने फोटोग्राफर्स की कम्युनिटी भी बिल्ड करी है जिसमें यूर एक्टिवली वर्किंग, उसके बारे में भी हमें बताएं। हमारी कम्युनिटी है जो हम 3 लोगों ने मिलके फॉर्म करी थी करीबन 3.5 साल पहले, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स कलेक्टिव इंडिया, WPCI। जी। 3.5 साल में हमारा जो टारगेट है इस पूरी कम्युनिटी के लेके वो है कि जितना हो सके उतना यंग जनरेशन को हम लोग वाइल्ड लाइफ से इंट्रोड्यूस कराएं, उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से इंट्रोड्यूस कराएं। हमारी एक धारणा है, एक थॉट है हमारा कि जिस चीज़ को आप प्यार नहीं करते उस चीज़ को आप कभी बचा के नहीं रखेंगे। मैंने शुरुआत में जो KB10 कोडैक कैमरे की बात करी, वो कैमरा आज भी मेरे पास रखा हुआ है क्योंकि वो मुझे उससे प्यार है। तो ऐसे ही जब तक आप वाइल्ड लाइफ से या आप नेचर से प्यार नहीं करेंगे आप उसको नहीं बचाएंगे। और अभी जो जनरेशन है जो हम लोग जेनजी बोलते हैं, अगर इनमें वो प्यार अगर बन जाता है, वो उत्पन्न होता है, इनके आने वाली जनरेशन में भी वो जाएगा। अगर 2 बार 3 बार कोई आ गया है वॉक पे और वो उसके बाद रेगुलर है, इसका मतलब जो हमारा जो उद्देश्य था वो हमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। तो वो हमारा टारगेट है इस टाइम पे। आई थिंक आप जितना खूबसूरत क्लिक्स कर रहे हैं, हमने आपकी पिक्चर्स देखी, और ये जो आप पहल उठा रहे हैं कि जिन लोगों में रुचि है प्रकृति को समझने की, उसे कैप्चर करने की, उनको भी सराहना कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए।